हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश जो है दोबारा से मैदान पर दिखाई देगा। इस बार जो है कपड़े बदले हुए होंगे। टेस्ट मैचेस का फॉर्मेट नहीं है, अब T20 में जो है वो टशन दिखाने की बारी है। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या ये लोग तैयार हैं। गौतम गंभीर हेड कोच साथ में होंगे, मगर टेस्ट के रेगुलर जो प्लेयर्स हैं उनको आराम जो है यहाँ पर दिया गया है। कहाँ ये मुकाबला है, कब ये खेला जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर डालते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। फटाफट से दिखा दीजिए। रविवार को टीम इंडिया की बांग्लादेश से जो है वो टक्कर होने वाली है। 3 मैच की T20 आई पूरी ये सीरीज है और ग्वालियर में पहला मुकाबला जो है वो खेला जाएगा। ग्वालियर में नया स्टेडियम है, वहां पर ये पहला मुकाबला जो है वो खेला जाएगा। सूर्या की कप्तानी में भारत ने उतारी है युवा टीम इंडिया। सूर्य कुमार यादव T20 के कप्तान, ये उनका दूसरा असाइनमेंट है। पहला असाइनमेंट एज ए फुल टाइम कैप्टन श्रीलंका में था, जहां पर उन्होंने जीत हासिल की थी। उसके बाद ये दूसरा असाइनमेंट है। यंग टीम इंडिया के साथ यहां पर मैदान पर उतरेंगे। टेस्ट खेलने वाले सारे खिलाड़ियों को जो है आराम दिया गया है, तो वो इसमें हिस्सा नहीं है। प्लस रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा तो अब T20 आए से संन्यास ही ले चुके हैं। तो बहुत सारे यंग खिलाड़ी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। यंग खिलाड़ियों का इम्तिहान होगा, यंग खिलाड़ियों में कितना दम है वो देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल एक्सपोजर उनको मिलेगा। और टीम इंडिया बांग्लादेश से 2-2 हाथ यहां पर करेगी। बांग्लादेश की टीम T20 में ज्यादा खतरनाक टीम में नजर आती है, तो हल्के में इस मुकाबले को बिल्कुल मत लीजिएगा। वैसे भी अब बांग्लादेश भी थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि शाकिब अल हसन जो है वो अब नहीं होंगे T20 टीम के साथ, क्योंकि अब उनका जो है वो भी T20 से एक तरीके से बाहर ही हो चुके हैं। लास्ट ही था उनका T20 वर्ल्ड कप जो उन्होंने खेला। उसके बाद शांतो ही कैप्टन होंगे, जो टेस्ट के कप्तान है वही उनके T20 के भी कप्तान है। मगर फिर भी बांग्लादेश के पास भी कुछ यंगस्टर्स हैं जिनको वो ट्राई आउट करेंगे। यहाँ पर टीम इंडिया भी इस बायलैटरल सीरीज में जो है ना जीतने की कोशिश करेगी, नंबर 1। मगर दूसरा नंबर उनका ये होगा कि भाई यहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं उनको ट्राई आउट किया जाए। क्यों आयुष, कुछ इसी इरादे से जो है भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी। मगर पहला लक्ष्य तो यही कि भाई एक्सपेरिमेंट्स अपनी जगह, ट्राइंग एंड टेस्टिंग अपनी जगह, जीत हासिल करनी। बिल्कुल, देखिए ट्राई एंड टेस्ट भी आप जो करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप हाईएस्ट लेवल पे खेल रहे हैं। इट्स इंटरनेशनल क्रिकेट और आप किसी भी बायलैटरल सीरीज को हल्के में नहीं ले सकते। टेस्ट सीरीज आपने जितनी सीरियसनेस से ली है, आपके सीनियर खिलाड़ी वापस आए हैं, वहां पे आपने मुकाबला खेला है, इंटेंट दिखाया है, 2-0 से उनको पटका है। अब बारी है T20 सीरीज की और मुझे लगता है कि ठीक है, हमारे यंग गन्स को मौका मिला है इस सीरीज में परफॉर्म करने का, लेकिन वो भी पूरी तरीके से तैयार हैं। और कहीं ना कहीं आप देखें, नो डाउट रोहित शर्मा, विराट कोहली तो अब नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी अभी भी हैं, एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर्स हैं। आपके पास सूर्य कुमार यादव है, वहां पे आपके पास अभिषेक शर्मा होंगे जो कि अच्छे खासे T20 के खिलाड़ी हैं, मैच विनर हैं, और कहीं ना कहीं संजू सैमसन है, हार्दिक पांड्या हैं, बहुत सारे खिलाड़ी होंगे। तो कुल मिला के एक्सपेरिमेंट जो भी आपको करना है करें, लेकिन जो बेसिक है, जो मूल मंत्र है इस सीरीज के होने का, वो यही है कि भैया आपको सीरीज अपने नाम करनी है और उसकी शुरुआत पहले मैच से ही हो जानी चाहिए। पहला मुकाबला जीतिए, एक सेफर साइड पे आइए, और 3 मैच की सीरीज है, 2 जीत बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पहले ही मैच में टारगेट करना चाहिए कि आप मुकाबला अपने नाम कर पाए। बिल्कुल जी, हाई स्कोरिंग वेन्यू है, और अगर आप हाई स्कोरिंग वेन्यू के ऊपर ताबड़तोड़ रन बनाते हैं जो T20 में बनाए जाते हैं, तो फिर लोगों का भी मनोरंजन पूरा होगा। वैसे रिकॉर्ड्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश क्या कहता है, रिकॉर्ड्स फटाफट से दिखा दीजिए। T20 आई में अभी तक किस तरीके के नतीजे मिले हैं। 14 मुकाबले टोटल खेले गए हैं जी। भारत ने, मतलब टीम इंडिया ने 13 बार जो है बाजी मारी है। बांग्लादेश को सिर्फ 1 बार सफलता मिली है। पिछली बार T20 फॉर्मेट में दोनों टीमें T20 वर्ल्ड कप 2024 में सुपर 8 मुकाबले में मिली थी, जहां भारत ने बांग्लादेश को जो है 50 रनों से रौंद दिया था। वो रौंदने वाला ही मुकाबला कहा जाएगा। तो इस तरीके के स्टैट्स रहे, मायने नहीं रखते, क्योंकि दोनों टीमें काफी बदल गई हैं। अब दोनों के सुपरस्टार्स नहीं है। बिल्कुल, अब सुपरस्टार्स वाला वो दौर गया। शाकिब, बिल्कुल, रोहित, दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हर एक T20 वर्ल्ड कप खेला है। 9 एडिशन T20 वर्ल्ड कप के हुए हैं। 2 ही ऐसे खिलाड़ी हैं दुनिया के जिन्होंने सारा एडिशन खेला है, एक शाकिब अल हसन, एक रोहित शर्मा। शाकिब भी अब नहीं है और रोहित शर्मा भी अब नहीं है, यानी कि अगला T20 वर्ल्ड कप दोनों टीमों के लिए एक नया होने वाला है। T20 वर्ल्ड कप एक तरीके से, अगर T20 की बात करें तो भारतीय टीम भी अब एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है ऑलरेडी, और बांग्लादेश की टीम भी सेम जगह पे खड़ी है। नो डाउट दोनों टीमें एक ट्रांजिशन के फेज से गुजर रही हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो भारत ने जिस क्वालिटी के प्लेयर ऑलरेडी बेंच पे बिठा रखे हैं, उनमें और बांग्लादेश के खिलाड़ियों में बहुत फर्क है। बांग्लादेश की टीम को नई टीम बिल्ड करनी है, लेकिन टीम इंडिया को उसमें ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं उस ट्रांजिशन में, क्योंकि भारतीय टीम के पास आईपीएल से निकले हुए इतने सारे खिलाड़ी हैं, इतने सारे सितारे हैं जिन्होंने करंट सिचुएशन में भरे स्टेडियम के बीच में दबाव वाले गेम में परफॉर्म करना सीख लिया है। उन्होंने बहुत सारे मुकाबले जिताए हैं अपने फ्रेंचाइजियों को, और अब वो जब धीरे धीरे इंटरनेशनल क्रिकेट में आएंगे तो धीरे धीरे उस चीज को भी अडैप्ट कर लेंगे।
उम्मीद ये करेंगे कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो पूरी तरीके से इसमें अडाप्ट कर पाए सिचुएशन को, और बढ़िया सीरीज होने वाली है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा भारतीय टीम का पलड़ा पूरी तरीके से भारी है, इसके बावजूद जानते हुए कि दोनों टीमें ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही हैं। दोनों टीमों को अब दोबारा से अपनी एक टीम बिल्ड करनी है, बस अगर T20 फॉर्मेट की बात करें तो। बिल्कुल जी, दोनों टीमें दोबारा से बिल्डअप के फेज में है, लीड अप टू दी T20 वर्ल्ड कप। जो नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप है वो भारत में ही खेला जाएगा, टीम इंडिया भी उसी प्रोसेस में, और गौतम गंभीर के लिए जो है वो T20 टीम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी टीमें थोड़ी सी सेटल है, T20 टीम को भी सेटल करना है, असली मेहनत वहीं करनी है, असली दिमाग जो है ना वो वहीं पर लगाना है। चलिए जी, मगर इस सीरीज के अंदर एक मौका है दो खिलाड़ियों के पास टीम इंडिया के कि वो रोहित शर्मा से आगे निकल सकते हैं। किस मामले में आगे निकल सकते हैं T20 आईज के अंदर, फटाफट से आपको बता देते हैं, स्क्रीन पर डालते हैं ग्राफिक्स, पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। रोहित ने इस साल T20 आई में 378 रन बनाए 2024 में। शिवम दुबे के नाम T20 आई में इस साल 296 हैं। सूर्य कुमार यादव ने अभी तक इस फॉर्मेट में 291 रन बनाए हैं। सूर्य अगर 3 मैच की सीरीज है 88 रन बना देते हैं, शिवम दुबे 83 रन बना देते हैं, तो इस साल T20 आई में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बन जाएंगे। और रोहित शर्मा को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि रोहित शर्मा आप खेल नहीं रहे। रोहित शर्मा इस रेस में पिछड़ते नहीं, मगर अब उन्होंने संन्यास ले लिया इस फॉर्मेट से, तो वो खेल नहीं रहे। वैसे ग्वालियर का जो मैदान है, जो नया मैदान है, पुराना मैदान था कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, जहां पर वो ऐतिहासिक 200 रनों की पारी जो है सचिन तेंदुलकर ने खेली थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2010 में। यस, 2010 में वो मुकाबला हुआ था, पहली बार 200 जो है ओडीआई क्रिकेट के अंदर देखने को मिला था। और आपने तो मैच कवर भी किया मैंने था। वो मैच कवर क्या किया था, मतलब कैसा था? मैंने वो लाइव कवर किया था, और जब मतलब अनरियलिस्टिक सा था। मतलब होता क्या है ना, जब आप कोई सेंचुरी बना देता है तो आप सेंचुरी पे, अब जर्नलिस्ट क्या करते हैं, टीवी के जर्नलिस्ट या डिजिटल के जर्नलिस्ट, वो जाते हैं अपना लाइव वगैरह कर देते हैं, भाई इंफॉर्मेशन दे देते हैं, भाई 100 बन गया, बड़ा स्कोर बनने वाला है, ये वो, यही नॉर्मल चल रहा था। देखते ही देखते पता ही नहीं लगा कि कब जो है वो स्कोर 150 के पार गया, 160, 70, 80। ये नहीं लग रहा था कि 200 हो जाएंगे, लग नहीं रहा था 200 हो जाएंगे, आखिरी ओवर्स तक चली गई थी बात। और धोनी ने लास्ट में फिर खूब सारे रन मारने लगे, स्ट्राइक ही नहीं मिल रही थी। हाँ, तो वो लग नहीं रहा था कि 200 हो जाएंगे, और 200 कभी बनाए भी नहीं किसी ने, तो वो वैसे भी अनरियलिस्टिक सा था। मगर जैसे ही 200 हो गए तो उसके बाद तो मतलब ये हो गया कि यार 200 बना दिए किसी ने, 200 रन कोई कैसे बना सकता है, ठीक है। मगर वो पिच उस किस्म की थी, वो स्टेडियम नहीं है, कंफ्यूज मत करिएगा। ग्वालियर में वो पुराना स्टेडियम था, अब नया स्टेडियम बना है, मगर नए स्टेडियम में भी यशस्वी जायसवाल ने भी पिछले दिनों वहां पे कुछ 200 बनाए थे, कुछ रिकॉर्ड बनाया था। तो नया स्टेडियम भी रनों से भरा हुआ है, खूब धूम धड़ाके देखने को यहां पर मिलेंगे। और ये धूम धड़ाके अगर मतलब सूर्य कुमार यादव जो कैप्टन है या फिर शिवम दुबे कर देते हैं तो रोहित शर्मा से आगे भी निकल सकते। बिल्कुल, और ये बड़ी बात होगी, क्योंकि देखिए रोहित शर्मा T20 क्रिकेट के लेजेंड हैं, और अब तो खैर खेल भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी इन खिलाड़ियों के लिए अब पीछे तो क्या ही करेंगे, इनके रिकॉर्ड की बराबरी क्या ही करेंगे। उन्होंने जो कर दिया, उन्होंने जो करना था वो कर चुके हैं, वो आगे निकल चुके हैं। वो अब देखना होगा कि बाकी लोग क्या करते हैं। लेकिन सूर्य कुमार यादव बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, और यहां पे इस सीरीज में आप केवल एज अ नंबर 1 T20 बैट्समैन या एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पे नहीं, आप एज अ कप्तान भी खेलेंगे। और यहाँ इस टीम में सबसे सीनियर खिलाड़ी प्रॉब्ली T20 क्रिकेट के मायने में आप ही हैं यहाँ पे। तो अब जिम्मेदारी होगी, कप्तानी पारी की उम्मीद होगी, उस तरीके का काम करना होगा जो काम वो करते हैं। बहुत ज्यादा बदल के अपने स्ट्रैटेजी में बदलाव नहीं करना चाहिए, कैप्टनसी का प्रेशर दिखना नहीं चाहिए। हालांकि वो श्रीलंका दौरे पर भी जो T20 सीरीज हुई उसमें देखने को मिला नहीं, बट स्टिल इंपॉर्टेंट होगा। और अगर ये रन बनाएंगे तो भारतीय टीम बहुत कमाल करेगी, और अगर रन बनाएंगे तो जाहिर सी बात है ये रोहित शर्मा का ये रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे इस साल का। और नो डाउट T20 में तो ये खिलाड़ी लेजेंड है ऑलरेडी। मतलब जो काम इन्होंने पिछले 1-1.5-2 साल में कर दिया है, मुझे लगता है कि खिलाड़ियों का पूरा जीवन निकल जाता है इस तरीके का ऑरा क्रिएट करने में। मतलब हाल फिलहाल आप आजकल किसी भी गेंदबाज से पूछ लीजिए वर्ल्ड क्रिकेट के कि भाई वो कौन सा बल्लेबाज है जिसको आज की डेट में गेंदबाजी करना सबसे मुश्किल है, सारे लोग यही जवाब देते हैं सूर्य कुमार यादव। उनके खिलाफ आप कुछ प्लान नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। सूर्या खुद ही आउट करते हैं, अपनी गलतियों से आउट होते हैं। अगर उन चीजों पर थोड़ा सा काबू पा लेंगे, मुझे लगता है कि इस 3 मैच की सीरीज में सबसे ज्यादा रन सूर्य कुमार यादव के बल्ले से आने वाले हैं, और वो ये रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा का जरूर तोड़ देंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। और शिवम दुबे पर भी नजर रहेंगी। देखिए वो वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा तो हो गए, ठीक है, वो वर्ल्ड कप विनर भी कहलाएंगे, ठीक है, मगर अभी उस तरीके से ना कन्विंस नहीं कर पाए। जो सीएसके के लिए वो कन्विंसिंग पारियां खेलते हैं ना, वो अभी आई नहीं है चीजें, अभी वो निकल कर आएंगी। होम ग्राउंड पर शायद वो बेहतर कर पाए, विदेश में थोड़ी चीजें फंसती हैं, यहाँ पर जो है वो उस तरीके का जलवा दिखा पाए। चलिए जी, कुछ प्लेइंग 11 को लेकर ना तस्वीर इससे पहले हम आपको दिखाएं, कुछ छोटे छोटे मुद्दे हैं कि भाई एक तो 3 खिलाड़ियों के पास डेब्यू का मौका है। कौन से 3 खिलाड़ी हैं, इसमें से किसको डेब्यू का मौका मिल सकता है, ये हम यहां पर बात कर लेते हैं। देखिए अर्शदीप सिंह ऑलमोस्ट सर्टेन है कि भाई वो 11 में होंगे। अब हार्दिक पांड्या हैं ही,
मतलब तीसरे पेसर मान लो, दूसरा पेसर मान लो, जो भी मान लो, एक पेसर और आपको चाहिए। हर्षित राणा हो गए, मयंक यादव हो गए, नीतीश कुमार रेड्डी एक ऑलराउंडर है, ठीक है। तो आप किसके साथ यहां पर जाना चाहोगे? मुझे लगता है कि मयंक यादव को जो है ट्राई किया जाएगा। मयंक यादव इकलौते खिलाड़ी होंगे मुझे लगता है जो सबसे पहले डेब्यू करेंगे, क्योंकि देखिए नीतीश रेड्डी का के लिए कंपटीशन बहुत हाई है। ऑलरेडी शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या टीम में मौजूद हैं, रियान पराग हैं एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे, वॉशिंगटन सुंदर है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नीतीश रेड्डी के लिए मुश्किल है, हर्षित राणा के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि तीसरे पेसर का काम हार्दिक पांड्या, जाहिर सी बात है गौतम गंभीर के आने के बाद से गंभीर ने लगातार गेंदबाजी पे ही फोकस किया है हार्दिक पांड्या के, तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित है। अगर शिवम दुबे खेलते हैं तो वो भी एक आधा ओवर करा देंगे, तो आपको तीसरे पेसर की जरूरत है नहीं। अर्शदीप सिंह वर्ल्ड चैंपियन है, भारत के लिए लगातार ये काम करते आ रहे हैं, वो तो रहेंगे ही स्ट्राइक बॉलर भारतीय टीम के। उनके अलावा मुझे लगता है कि मयंक यादव को मौका मिलेगा। एक्सप्रेस पेस है, एक्स फैक्टर गेंदबाज हैं, और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज है, घर में सीरीज है, आईपीएल में आपने कुछ मैचेस खेले हैं, इससे बेहतर मौका मुझे नहीं लगता है कि मयंक यादव को डेब्यू कराने का हो सकता है कोई। बहुत शानदार समय है। हर्षित राणा को हो सकता है पहले या दूसरे मैच के बाद मौका मिल जाए, क्योंकि वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो एक अच्छा खिलाड़ी है, अच्छे गेंदबाज हैं, नो डाउट। लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट वाला एक दौर चल रहा है, अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में मयंक यादव को देखा नहीं गया है, और ये एक बहुत परफेक्ट मौका है उनको देखने का। अर्शदीप के साथ थोड़ा सा बातचीत करेंगे, बेहतर गेंदबाजी करेंगे, एक अच्छा मौका है उनको ट्राई टेस्ट करने का। वरना देखिए हर्षित राणा पे तो मैं कहता हूं आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, आने वाले दिन में भारतीय टीम के स्ट्राइक बॉलर होने वाले हैं। बहुत कमाल के गेंदबाज हैं इस फॉर्मेट में, चाहे नई गेंद से कराना हो, पुरानी गेंद से करना हो, एक्सपेरिमेंट करना हो, पेस वेरी करना हो, बहुत शानदार गेंदबाज है। तो हर्षित राणा तो आपके पास एक श्योर एंड सर्टेन ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको ट्राई एंड टेस्ट करना है, पहले ही मुकाबले में करना है, तो मुझे लगता है कि मयंक यादव को अभी तक दुनिया ने इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं देखा है, और वो देखने की बात है। हर्षित राणा बेहतर खिलाड़ी हैं, तो मुझे लगता है कि अगर एक खिलाड़ी भी इन तीनों में से जिसका डेब्यू हो सकता है वो है मयंक यादव। बिल्कुल जी, एक तो चलो ये पेश था, ये हमारा हमने सर्टेन मान ही लिया कि भाई मयंक यादव को ना मतलब प्रॉबेबल 11 के अंदर हमने जगह दी है, दिखाएंगे अभी प्रॉबेबल 11 भी आपको। मगर अब फंसता है पेंच जी दूसरा कि विकेट कीपर कौन होगा। 2 विकेट कीपर के ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ऋषभ पंत है नहीं तो ऑटोमेटिक चॉइस कुछ भी नहीं है, संजू सैमसन और जितेश शर्मा। अब संजू सैमसन एक्सपीरियंस्ड हैं, रन भी ज़्यादा बनाए हुए हैं, मैचेस भी ज़्यादा खेले हुए हैं, उम्र भी ज़्यादा है। अब आपको ये देखना है कि भाई आपने इस जो अपने टीम चुनी है उसके अंदर आपने ओपनर की भूमिका कौन निभा सकता है। जितेश ओपनर की भूमिका नहीं निभाते कभी भी, संजू निभा सकते हैं, टॉप ऑर्डर में खेलने की उनको आदत है, थोड़े से सॉफ्ट कॉर्नर भी गंभीर का उनके लिए है। तो फिर मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ पर संजू सैमसन ना बाजी मार जाएंगे, प्रॉबेबली ही विल ओपन विद अभिषेक शर्मा। सबा करीम का तो कहना है कि भाई रिंकू सिंह करें ओपन, लेकिन रिंकू सिंह कहां से करेंगे, उन्होंने नई गेंद कभी नहीं खेली है, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज। हाँ, नंबर 5, 6, 7 पे उतरने से अच्छा है कि उनको 3, 4, 5 पे भी मौका मिल सकता है, लेकिन रिंकू सिंह का ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। अभिषेक शर्मा के साथ बिल्कुल संजू सैमसन 1 डाउन राजस्थान के लिए भी खेलते हैं, तो 1 डाउन उतरते हैं, बल्लेबाजी करते हैं। इंडियन टीम के लिए भी मौका मिला है, कुछ दिन पहले जो सीरीज हुई थी श्रीलंका दौरे में, वहां पर भी एक मैच उनको मिला था, ओपन करने का मौका मिला था, कुछ खास कर नहीं पाए थे, लेकिन नई गेंद को खेलना कैसे है दैट टेक्निक ही नोज, उनको पता है किस तरीके से खेलना है। और अब तो बहुत सीनियर खिलाड़ी भी हो चुके हैं टीम में, बहुत सालों से इन आउट चल रहे हैं, इन आउट लगातार चल रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं आई है टीम में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सपीरियंस ने गेन किया है। अब तो अपनी टीम की कप्तानी भी करते हैं, फ्रेंचाइजी क्रिकेट में कई बार फाइनल में भी लेके जा चुके हैं, तो बड़े मैच्योर खिलाड़ी हैं। मुझे लगता है कि ये सीरीज इनके लिए भी मेक और ब्रेक टाइप की सीरीज होने वाली है। इस सीरीज में तीनों मैच में मुझे लगता है इनको लगातार मौका मिलना चाहिए, बिना कुछ सोचे, चाहे परफॉर्म करें या ना करें। अगर इस सीरीज में मुझे लगता है कि ये बहुत सारे रन बनाने वाले हैं, और संजू सैमसन अगर रन बनाएंगे तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि बड़ा टैलेंटेड खिलाड़ी है, बड़ा प्रॉमिसिंग खिलाड़ी है, लेकिन बात बार बार वही आती है कि वो कंसिस्टेंसी नहीं आती है इनके अंदर। इस बार 3 मैच लगातार देके देखते हैं, हो सकता है वो कंसिस्टेंसी भी नजर आ जाए। जब कई बार आप अंदर बाहर होते रहते हैं तो वो परफॉर्मेंसेस नहीं निकल के आती हैं, बट इस बार उम्मीद करेंगे कि ओपन करने का स्लॉट जो है, वैसे भी कोई और अभिषेक शर्मा के अलावा रेगुलर ओपनर है नहीं आपके पास, तो संजू सैमसन को ही आप ट्राई करें और तीनों मैच में इनको मौका दें। मुझे लगता है कि ये सीरीज में खूब रन बनाने वाले हैं संजू सैमसन। बिल्कुल हाईएस्ट टाइम हो चुका है संजू सैमसन के लिए कि भैया अब वो जो है ना वो कुछ करके दिखाएं, नहीं तो फिर उसके बाद ना फिर कुछ बचता नहीं। फिर आप आईपीएल के प्लेयर जो है वही ज्यादातर घरेलू मैचेस के रहते, फिर आप इंटरनेशनल के लिए बहुत सारे यंगस्टर्स जो है ना वो कतार में खड़े हैं। चलिए जी, 11 की शक्ल किस तरीके की हो सकती है फटाफट से वो आपको दिखा देते कि पॉसिबल 11 क्या हो सकती है। सूर्य कुमार यादव कप्तान हो गए, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे, रियान पराग, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या मिडिल ऑर्डर में, फिनिशर का रोल रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर निभाएंगे, रवि बिश्नोई एज ए फुल टाइम स्पिनर आपके पास हो गए,
दो आपके पास पेसर हो गए जी, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, और साथ में जो थर्ड पेसर की भूमिका है वो हार्दिक पांड्या निभा सकते हैं। शिवम दुबे भी बॉलिंग ऑप्शन है आपके पास अभिषेक शर्मा, रियान पराग, वाशिंगटन सुंदर, सब, मतलब आप अगर आप संजू सैमसन को छोड़ दें तो सभी बॉलिंग करा लेते हैं। और पिछली सीरीज में तो देखिए रिंकू ने भी करा ली, सूर्या ने भी करा ली, तो खैर गेंदबाज तो भारतीय टीम के पास बहुत हो गए हैं। इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि बैलेंस टीम नजर आ रही है। आप देखिए रवि बिश्नोई तक बल्लेबाजी है, रवि बिश्नोई चलिए छोड़ ना भी मानिए, वाशिंगटन सुंदर तक तो बल्लेबाजी है, वो काफी डेप्थ है, और उतनी डेप्थ में अगर आपको मुकाबला उतने में जीतना है तो आप आराम से जीत जाएंगे। नहीं भी जीतना है तो फिर आप एक वाशिंगटन सुंदर के बाद रवि बिश्नोई के होने से कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। ये मोर और लेस बिल्कुल मैं एग्री करूंगा इस प्लेइंग 11 से ऐसी होने वाली है लगभग। कुछ खिलाड़ी जैसे हर्षित राणा इसमें मिस आउट करेंगे। उसके बाद आपने बोला विकेट कीपर की बात, जो वहां पे जितेश भी मिस करते नजर आ सकते हैं। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं जो थोड़ा सा मिस करेंगे, वरना मोर और लेस यही टीम नजर आ रही है एज ऑफ नाउ। जिस तरीके से खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा है, जिस तरीके से वो जिस पोजीशन पे परफॉर्म करते हैं, हमने उसी तरीके से सोच के ये प्लेइंग 11 आपको बताई है कि कौन किस पोजीशन पे खेल सकता है। रियान पराग को भी मौका मिला था पिछले सीरीज में, तो इस सीरीज में भी वो एक बार फिर नजर आएंगे। शिवम दुबे पे अगेन प्रेशर होगा, हार्दिक पांड्या पे और रिंकू सिंह पे फिनिशिंग का प्रेशर होगा, उनको मैच फिनिश करना होगा। और एट द सेम टाइम हार्दिक तो अपनी इनडायरेक्टली एक तरीके से कप्तानी मानेंगे, टीम के सीनियर खिलाड़ी हैं, वहां पे भी थोड़ा सा उनका इन्वॉल्वमेंट नजर आएगा, गेंदबाजी में भी रहेगा। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर के पास अच्छा मौका है, क्योंकि उनको देखिए वनडे सीरीज में भी लगातार पुश किया गया था, ऊपर खेलने के लिए बोला गया था कि वो एक बड़े सॉर्टेड बहुत शानदार स्ट्रोक प्ले वाले खिलाड़ी हैं। उनको एज अ फ्लोटर पिछली सीरीज में इस्तेमाल किया गया था कि किस तरीके से टॉप ऑफ द ऑर्डर वन डाउन भी उतर के चौके छक्के लगाने के लिए। हालांकि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल साबित नहीं हुआ था जिम्बाब्वे सीरीज में, लेकिन कोशिश इस बार रहेगी कि भाई इस सीरीज में ये काम हो पाए, और इन पे भी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि अब जब रविंद्र जडेजा नहीं है और केवल एक अक्षर पटेल है, एक ऐसा खिलाड़ी जिसका आप फिक्स मानेंगे, जिसको इस T20 के स्क्वाड में अगर आप वर्ल्ड कप की नजर से देखें तो अभी भी दूसरा ऑप्शन एक बॉलिंग ऑलराउंडर का ऑप्शन बचता है। वाशिंगटन सुंदर बड़े एप्ट खिलाड़ी हैं, बिल्कुल ऑफ स्पिन कराएंगे आपको, नई गेंद से गेंदबाजी कर सकते हैं, तेज शॉट्स लगा सकते हैं, प्रॉपर बैटिंग कर सकते हैं। तो इनको बस इन सीरीजों का फायदा उठाना है, रन्स बनाने हैं, स्कोर करना है, विकेटें लेनी है, और खुद को उस ऑडिशन के जो लाइनअप है उसमें सबसे ऊपर रखना है कि जब भी टीम का सिलेक्शन हो, आपकी परफॉर्मेंसेज ऐसी हो कि आपका नाम सबसे ऊपर लिया जाए। वाशिंगटन सुंदर पे भी ऐसे बहुत सारा दारोमदार रहेगा। अर्शदीप हमारे स्ट्राइक बॉलर होंगे, इसके अलावा मयंक यादव पे भी थोड़ा सा प्रेशर होगा कि भाई डेब्यू करेंगे, किस तरीके का परफॉर्मेंस रहता है देखना, इन पे भी इंटरेस्टिंग होगा। ओवरऑल एक शानदार ब्रिलियंट बैलेंस टीम जो है वो नजर आ रही है, मगर बैलेंस जो है दूसरी तरफ भी है, और उस बैलेंस के बूते जो है ना, जो उनके कैप्टन है, जो टेस्ट में भी कप्तान है शांतो, उन्होंने जो है एक तरीके से ललकार दिया है। ठीक है, क्या उन्होंने कहा एग्जैक्टली आपको बता देते हैं। सीरीज से पहले उन्होंने कहा है कि हम T20 सीरीज जीतना चाहते हैं, हम आक्रामक क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हमने मेगा इवेंट यानी कि वर्ल्ड कप में अच्छी क्रिकेट खेली थी, हमारे पास सेमीफाइनल में पहुंचने का अच्छा मौका था, हालांकि हम चूक गए थे, लेकिन इस बार हमारे पास नई टीम है, हम T20 सीरीज में जो है टेस्ट सीरीज को भुलाकर उतरेंगे। वो ये बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई जो बीत गया उसको भुलाकर जो है हम मैदान पर उतरेंगे। तो एक तरीके से आप ललकार समझ लीजिए, या फिर एक पॉजिटिव बात जो है कि जो एक कप्तान को करनी चाहिए किसी भी सीरीज से पहले, उन्होंने ये पॉजिटिव बात बोली है। फाइट हो तो मज़ा ही आएगा ना, एक तरफा मुकाबला में मज़ा नहीं आता, कुछ फाइट तो जो है ना वो होनी चाहिए। वैसे मुझे भी लगता है कि देखिए फॉर्मेट जितना छोटा होता जाएगा मुकाबला उतना टफ होते जाएगा, और छोटी टीमों को चांस ज़्यादा, एग्जैक्टली छोटी टीमों के पास चांस ज़्यादा होता है। टेस्ट क्रिकेट में अगर आप नहीं हरा पाए तो हताश नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पे कोई भी कुछ भी कर सकता है। मैं कहता हूं बांग्लादेश की टीम अगर 2-3 में से एक मैच भी अगर यहां से जीत के चली जाती है तो उनके लिए एक अच्छी सीरीज मानी जाएगी, क्योंकि 2 सीरीज में और हारे लेकिन एक तरफा ना हारे, कोशिश ये करें कि एक अच्छी फाइट दें, इससे कहीं ना कहीं क्रिकेट उनकी भी बेहतर होगी। वर्ल्ड कप में आपने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन आप छोटी टीम है, आपके पास एक्सपीरियंस कम है, इसी का आपने नमूना पेश किया जब अफगानिस्तान के सामने आपकी टीम छोटा सा टारगेट अचीव नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं ये चीजें से बचना होगा, इन चीजों से कि क्रंच मोमेंट पे आपके पास क्लच प्लेयर्स होने चाहिए जो आपको क्रंच मोमेंट पे कैसे नर्व्स को कंट्रोल करके काम कर सकते हैं। बहुत बार हमने देखा है कि जीत के थोड़ा करीब जाते ही बांग्लादेश की टीम ओवर एक्साइटेड हो जाती है, थोड़ा सा पाकिस्तान की तरीके का गेम प्ले होता है इनका, ऑन अ गिवन डे किसी को भी हरा देंगे, लेकिन फिर जब एक आसान सा मुकाबला होगा अचानक से वहां पे ऐसा ब्रेन फेड मोमेंट होगा पूरी टीम के साथ, एक प्लेयर के साथ भी नहीं, और एकदम से मुकाबला गवा देंगे। आपको याद होगा वर्ल्ड कप का वो मुकाबला जहां पे
2 गेंदों में 3 रन चाहिए थे और वहां से मुकाबला किस तरीके से 3 गेंदों में 2 रन चाहिए थे इनफैक्ट, और वहां से किस तरीके से मुकाबला बांग्लादेश ने गंवा दिया था। तो दोनों टीमों में, इंडिया और बांग्लादेश में T20 क्रिकेट में तो एटलीस्ट एक छोटी सी सही मगर एक राइवलरी पैदा हुई है हाल फिलहाल के कुछ सालों में। उम्मीद करेंगे कि वही टक्कर देखने को मिले और वो टक्कर बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि भारतीय टीम अपने ए टीम के साथ नहीं उतर रही है, एक्सपेरिमेंट कर रही है, बहुत सारे नए खिलाड़ियों को मौका दे रही है। बांग्लादेश को अगर भारत को हराना है, ये बेस्ट मौका हो सकता है, क्योंकि उनकी मोर और लेस वही टीम नजर आ रही है जो वर्ल्ड कप में थी। एक आधा खिलाड़ियों को छोड़ दिया जाए तो कप्तान एटलीस्ट सेम है, सारी चीजें। हमारी टीम तो पूरी तरीके से एक ट्रांजिशन फेज में है, तो यहां पे बांग्लादेश के पास बेस्ट मौका है टीम इंडिया को प्रेशर में डालने का, क्योंकि नए खिलाड़ी ग्राउंड पे होंगे तो थोड़ा सा उनको प्रेशर में डालना ईजी होगा। लेकिन ये भी खिलाड़ी मजे हुए हैं, डोमेस्टिक लेवल पे, आईपीएल लेवल पे बहुत क्रिकेट खेली है। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सीरीज कैसे पैन आउट होगी, और बांग्लादेश के कप्तान का ये पॉजिटिव अप्रोच अच्छी बातें हो, ताकि एक टक्कर की सीरीज एटलीस्ट व्यूअर्स को देखने को मिले। बिल्कुल जी। और भाई बांग्लादेश टीम इंडिया को प्रेशर में डाल पाए या ना डाल पाए, न्यूजीलैंड ने जो है ना वो इंडियन वुमेन्स टीम को प्रेशर में जरूर डाल दिया, ठीक है। और एक ऐसा मुकाबला जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, रविवार को वो मुकाबला भी देखने को मिलेगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जहां पर दबाव इंडियन टीम पर बहुत ज्यादा होगा। करो या मरो की सिचुएशन में इंडियन टीम ऑलमोस्ट नजर आ रही है। आपको फटाफट से पूरी इंफॉर्मेशन दिखा देते हैं। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप यूएई में चल रहा है और उसके अंदर 6 तारीख को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में जो है, ठीक है, वो ग्राफिक्स दिखा दे, ये वाला वुमेन्स टीम वाला 6 तारीख को दुबई में जो है वो मुकाबला है, भारत वर्सेस पाकिस्तान की वहां पर टक्कर है। और दोनों टीमों के बीच में अभी तक जो है ना, मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में 15 T20 मुकाबले खेले गए, 12 बार जो है भारत को यहां पर जीत मिली है, 15 मुकाबले खेले गए, 3 बार सिर्फ पाकिस्तान को मिली है। T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच में 6 मुकाबले अभी तक खेले गए, जिसमें भी भारत का पलड़ा भारी है, 4 जीते हैं, पाकिस्तान ने 2 अपने नाम किए। और टीम इंडिया के लिए ये करो या मरो का मुकाबला जो है ना, ये साबित होगा, क्योंकि टूर्नामेंट में एक मुकाबला हार चुकी है इंडियन टीम, पाकिस्तान जीत चुकी है, अब इंडिया को सारे मैचेस जीतने हैं। बिल्कुल, अब तीन मैचेस बचे हैं और तीनों मैच आपको देखने होंगे। अब ग्रुप ए में बिल्कुल करो या मरो जैसी स्थिति है, बहुत टक्कर है भारतीय टीम में, टक्कर खतरनाक की है। और देखिए, पहली बात कि जब आप पहले ही मैच में हार जाते हैं, वो भी एक बड़ी हार, छोटी हार भी नहीं है, रन रेट आपका -2.9 हो चुका है, तो कहीं ना कहीं मुश्किल में पूरी तरीके से भारतीय टीम है। लेकिन 1 मैच एट ए टाइम आपके पास यही एक मौका है, इसके अलावा आप कुछ और नया ट्राई कर नहीं सकते। रात गई बात गई, जो चीज़ बीत चुकी है वो बात हो चुकी है। अब आपको केवल ये कर सकते हैं कि भाई अब प्रेजेंट में जिए, हर मैच को टेकिंग 1 मैच एट ए टाइम। पाकिस्तान को पहले हराएं, फिर आपका श्रीलंका पे एक बड़ी जीत हासिल करने की कोशिश करें, नेट रन रेट को बेहतर करें, फिर ऑस्ट्रेलिया से जब आपकी भिड़ंत होगी तो वहां पे एटलीस्ट आपके पास जीत के साथ एक मोमेंटम हो आपकी टीम के साथ, सो दैट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो एक बड़ा मुकाबला है वो अगर आप जीतते हैं, यहां से तीनों मैच जीतना पड़ेगा, तभी आप टॉप 2 में फिनिश कर पाएंगे। और टॉप 2 में जब फिनिश करेंगे तभी आप सेमीफाइनल में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहां से एक भी हार अब टीम इंडिया एफोर्ड नहीं कर सकती है इस टूर्नामेंट में आगे जाते हुए। 3 बड़े इंपॉर्टेंट मुकाबले आ रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट तो 6 तारीख को पाकिस्तान, जो चिर प्रतिद्वंदी है भारतीय टीम का, उसी के खिलाफ मुकाबला होना है। वहां पे जो बेहतर प्रेशर हैंडल करेगा वो मुकाबला जीतेगा। उम्मीद करेंगे भारतीय टीम का जो विनिंग मोमेंट है, जो एक विनिंग रन है, वो इसी मैच से शुरू हो जाए, पाकिस्तान के खिलाफ वाले इस मुकाबले से। बिल्कुल जी, ये मुकाबला जो है काफ़ी अहम रहने वाला है। दोबारा से इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि दुबई में ये मुकाबला जो है वो खेला जाएगा। और वैसे तो टीम इंडिया का पलड़ा आंकड़ों के लिहाज से भारी है, मगर यहाँ पर हरमनप्रीत कौर होंगी और दूसरी तरफ फातिमा सना है, ठीक है, 22 साल की है, युवा कप्तान है। एक इंटरेस्टिंग मुकाबला, कोई कंपटीशन तो नहीं है। इंडियन टीम अगर अपने पोटेंशियल पर खेलती है तो पाकिस्तान का कोई मुकाबला उससे है नहीं करंट डेट के अंदर। मगर फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर हो रहा हो, किसी भी क्रिकेट के फॉर्मेट के अंदर हो रहा हो, उसमें इंटरेस्ट जो है वो लोगों का जग ही जाता है। और हमारा भी इंटरेस्ट बन जाता है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँचाएँ, आपको अपडेटेड और इन्फॉर्म्ड यहाँ पर रखें। तो इस मुकाबले पर भी हमारी नज़र जो है वो बनी रहेगी। अभी मुझे और आयुष को दीजिए इजाज़त, टाटा बाय बाय।